हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर के वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या तो एज ए होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है या फिर उसके कंपोनेंट्स के रूप में उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज होते हैं। पहला आपका पैक्ड रेड सेल्स, दूसरा प्लेटलेट, तीसरे नंबर पे आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट और एल्ब्यूमिन। ये कंपोनेंट्स हैं ब्लड के जो उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रूप में यूज में आते हैं। आइए जानते हैं कौन सा कंपोनेंट कब ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं पैक्ड रेड सेल्स की, पैक्ड रेड सेल्स हम उन पेशेंट्स को चढ़ाते हैं जिनमें खून की कमी हो जाती है। खून की कमी किसी भी कारणवश हो सकती है। आपका किसी को ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई हो, किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से खून की कमी हो गई हो, या और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से खून की कमी होती है। उन सभी में हम पैक्ड रेड सेल्स खून की कमी के लिए ट्रांसफ्यूज करते हैं। और हम दूसरी बात करते हैं प्लेटलेट की। प्लेटलेट उन पेशेंट्स में चढ़ाई जाती है जिसमें प्लेटलेट एक लिमिट से नीचे आ जाती है, जिसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी पेशेंट को बन जाती है, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो, जैसे कि आप कॉमनली जानते हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट डाउन हो जाती है जब एक लिमिट जहाँ पर पेशेंट को ब्लीडिंग की टेंडेंसी बन जाती है, तो उस समय पर हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। दूसरा बात करते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। कोगुलेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो कोगुलेशन पाथवे होता है उसको मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर उनकी कमी आ जाए तो पेशेंट को ब्लीडिंग की टेंडेंसी बन जाती है। उस केस में हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। बात करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट्स की। क्रायोप्रेसिपिटेट भी कोगुलेशन फैक्टर्स ही होते हैं, जिसमें फैक्टर 8 आता है और आपका वॉन विलिब्रांड फैक्टर है वो भी आते हैं, और कुछ और फैक्टर्स हैं जो भी इसके अंदर आते हैं। वो भी उन कंडीशंस में ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं जब इन कोगुलेशन फैक्टर्स की बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है। बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन हम उन पेशेंट्स को चढ़ाते हैं जिन पेशेंट्स में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। वो कोई भी क्रोनिक डिजीज हो सकती है। उस केस में जैसे कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो गया आपका, या क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई, कुछ इस तरह की और भी कोई क्रोनिक डिजीज होती है जिनमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाती है। उन केस में हम प्रोटीन ट्रांसफ्यूजन, एल्ब्यूमिन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जब भी हम किसी मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस या रिएक्शंस होने का खतरा होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन और कौन कौन से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो सकती हैं। पेशेंट को दो तरह की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने का खतरा होता है। एक आपका होता है इम्यूनोलॉजिकल, दूसरा होता है आपका नॉन इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। आइए बात जानते हैं कि कौन कौन सी इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती है। एक आपका होता है एक्यूट हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, डिले हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। पेशेंट को फेब्राइल नॉन हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट को फीवर आ सकता है। पेशेंट को अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसमें पेशेंट को जगह जगह रैशेस पड़ जाते हैं, जिसको पित्त उछलना भी कहते हैं। एक आपका होता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस एक सीवियर रिएक्शन होती है पेशेंट को, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को हो सकती है। पेशेंट का ब्लड रिएक्ट कर सकता है। ये उन मरीजों में हो सकती है जिस मरीजों में पेशेंट का ब्लड मैचिंग ठीक से ना हो, क्रॉस मैचिंग ठीक से ना हो, तो उन पेशेंट में एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन भी हो सकती है। दूसरा होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। आइए अब बात करते हैं नॉन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में। अगर हम बात करें नॉन इम्यूनोलॉजिकल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बारे में, तो इसमें जो मरीज को एक तो ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, यानी कि पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है। पेशेंट को आयरन ओवरलोड भी हो सकता है, और कुछ एडवर्स इफेक्ट भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के होते हैं, जैसे कि पेशेंट का, मरीज का पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है, पेशेंट को साइट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है, और भी कुछ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो सकते हैं। पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन, जो भी ब्लड से इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं, वो इन्फेक्शन भी पेशेंट को लग सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हेपेटाइटिस बी, सी या HIV के इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मरीज को ट्रांसमिट हो सकते हैं। पेशेंट को एयर फैट एम्बोलिज्म बन सकता है। मरीज को थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकती है, यानी कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है, यानी कि नसों में जब ब्लड आपका ट्रांसफ्यूज होता है तो उस टाइम पे स्वेलिंग आने का रिस्क होता है पेशेंट को।
तो ये कुछ इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और रिएक्शंस थी जो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होती हैं। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर। हर बार आपसे यही कहता हूँ कि केवल आपकी नॉलेज के लिए है, आपके हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। इनका कोई भी पार्ट, कोई भी ट्रीटमेंट का पार्ट, डायग्नोसिस का पार्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए ना करें। अपने डॉक्टर की सलाह से ही ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही चीज़ों को फॉलो करें। धन्यवाद।